Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about cell organelles. Okay? इसके प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में देखा था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फिर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। वहाँ पे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये देखा था कि जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और वो हमारे सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसे हम लोग स्मूथ बोलते हैं और वो हमारे सेल्स में लिपिड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस साथ साथ में वो जितने भी ड्रग्स वगैरह जाता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी रोल अपना दिखाता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और आज हम लोगों को डिस्कस करना है गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था लेकिन बहुत ही कम देखा था। ठीक है, आज इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट इसको डिस्कवर कौन किया था? तो इसको डिस्कवर कैम्लियो गोल्जी ने किया था। और कब किया था? तो 1898 में। मतलब जो हमारे सेल्स में गोल्गी बॉडी मिलता है जस्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, तो उसका डिस्कवर कौन किया था? तो कैम्लियो गोल्जी ने। और कब किया था? तो 1898 में किया था। ठीक है, और इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गॉट इट? और ये जितने भी ये गोल्गी बॉडीज़ हैं वो जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो इसमें एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स हमारा जो गोल्गी बॉडीज़ है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोट्स में क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि गोल्गी बॉडी के पास एक मेम्ब्रेन होता है और प्रोकैरियोटिक का बेसिक डिफिनेशन होता है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज एब्सेंट होता है। इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें गोल्गी बॉडी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो द गोल्गी इज अ डिस्क शेप सेल ऑर्गेनेज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ फ्लैटन सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्ट्रेने। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो गोल्गी बॉडी होता है, जो हमारा ये सेल ऑर्गेनेज है सेल्स के अंदर, उसका शेप कैसा होता है? तो डिस्क शेप में होता है। ठीक है, और वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और एक दूसरे से पैरेलली ऐसे अरेंज रहते हैं। और उनका शेप कैसा हो? तो डिस्क होता है और थोड़ा सा कॉनकेव टाइप का। कॉनकेव टाइप का मतलब क्या? कर्व इनवर्ड्स, अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ। तो यही चीज़ इस फिगर के थ्रू एकदम अच्छा से समझ आएगा। यहाँ पे क्या बोला है हमारा कि गोल्गी बॉडी का शेप कैसा होता है? तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं और वो एक दूसरे से पैरेलली ऐसे अरेंज रहते हैं डिस्क शेप में और फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोला है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली टू ईच अदर इन अ फ्लैटेंड सेल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट्रेने। और इस हर एक स्ट्रक्चर को ये क्या बोलता है? ये हर एक स्ट्रक्चर को ये सिस्ट्रेने बोला है। ठीक है, क्या गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, और डिस्क शेप में और एक दूसरे से पैरेलली ऐसे अरेंज रहते हैं। और हर एक स्ट्रक्चर को ये क्या बोल दिया है? तो सिस्ट्रेने बोल दिया है। समझ आया? फिर क्या बोल रहा है? उसके बाद से शॉर्ट ट्यूब एराइजेस फ्रॉम द पेरिफेरा ऑफ सिस्ट्रेने, सम ऑफ दिस इनलार्ज एट देयर एंड एंड फॉर्म अ न्यू वेसिकल्स। ये यही बोल रहा है कि जैसे कि जो सिस्ट्रेने है इसके पेरिफेरा से जो बाहर वाला लेयर है वहाँ से शॉर्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स निकलता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, शॉर्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकला है ना। पहले जैसे देखो, पहले ट्यूब जैसा निकला है और कुछ टाइम बाद जो इसका टर्मिनल ये होता है वो एज अ ब्लेडर सैक जैसा फॉर्म्ड हो जाता है।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एक तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कि फ्लैटेंड है और डिस्क शेप में, वही एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं, और हर वेसिकल नहीं, जो टर्मिनल पे होते हैं उनका जो वेसिकल होता है ये वाला हमारा, इसके पेरीफेरा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, ठीक है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड में जाके ब्लैडर में ये टर्मिनेट हो जाते हैं, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग न्यू वेसिकल्स बोलते हैं, जो कि बाद में कोई लाइजोजम्स बोलता है, तो कोई प्रोटीन को अच्छा से पैक करके लेके जाता है, यही सब होता है, ठीक है। इसके फंक्शन में हमें इसका जो डिटेल्स है वो पता चल जाएगा कि किस लिए यहाँ पे न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर क्लियर है ना? स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके, फिर से मैं इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक बार। देखो, द गोल्गी इज अ डिस्क शेप सेल ऑर्गेनेज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ फ्लैटेन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्ट्रेने, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गोल्गी बॉडी जो सेल ऑर्गेनेज है, सेल्स के अंदर मिलता है, उसका शेप कैसा होता है, तो डिस्क के जैसा होता है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक दूसरे से पैरेलली ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। और हर एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसे हम लोग सिस्ट्रेने बोल देते हैं, ठीक है। यही हमें फिगर में भी दिख रहा है, ये गोल्गी बॉडी हमें डिस्क शेप में दिख रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है ना, और हर एक ये वेसिकल्स को यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, सिस्ट्रेने बोल दे रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कुछ वेसिकल के जो पेरीफेरा से वहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो रहा है ना, वो बाद में किस में टर्मिनेट हो जाता है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लूइड से भरा हुआ किसी भी ब्लैडर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है कि पेरीफेरा से ट्यूब निकलता है, वो बाद में जाके कैसे टर्मिनेट कर जाता है, तो न्यू वेसिकल्स में टर्मिनेट कर जाता है। ये वेसिकल देखो यहाँ पे टूट के गिरा, यहाँ पे टूट के गिरा, तो हमें तो पता है कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, उसका मॉडिफिकेशन और उसका पैकेजिंग यहाँ पे होगा, यही इसका फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का, ठीक है। तो यही प्रोटीन को पैक करके यहाँ से जैसे वेसिकल्स के अंदर पैक करके सेल्स के अदर पार्ट्स में भेजेगा, या फिर जहाँ पे भी उसको सेंड करना होगा करेगा, यही पैकेजिंग का तरीका है, ठीक है। और उसके साथ साथ लाइजोजम्स हमारे सेल्स में मिलते हैं ना, तो यही गोल्गी बॉडी ही लाइजोजम्स की फॉर्मेशन करवाता है, ऐसे ही वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब समझ आया ना? अब डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, फिर देखो फंक्शन क्या है, तो ये तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, तो गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन अ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सच एज प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड करता है उसी मटेरियल्स को ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, और क्या करता है, उसका पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग के बाद वो सेल्स के अदर पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना हुआ है, तो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन थोड़ी चाहिए, सेल्स के अलग अलग पार्ट्स को चाहिए, तो वहाँ तक तो सेल को पैक करके लेके जाना प्रोटीन को पैक करके लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो पैकेजिंग वाला काम हमारा कौन कर देता है, तो गोल्गी बॉडी कर देता है, ठीक है। और यही एक लाइजोजम की फॉर्मेशन भी करवाता है, वही न्यू वेसिकल्स के फॉर्म में। गॉट इट? फिर क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सुगर फ्रॉम अ सिंपलर वंस, और शेल में सिंपल सुगर मिलता है, उसको मिला के ये कॉम्प्लेक्स सुगर भी बनाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर यहाँ पे देख लो यही फिगर दिया है, डिस्क जैसा है, ये वेसिकल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक को सिस्ट्रेने बोल दिए, पेरीफेरा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो रहा है, जो जाके बाद में न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन करवा रहा है। इसी वेसिकल्स के थ्रू हमारा प्रोटीन पैक होके हर पार्ट्स में जाता है, प्लस लाइजोजम्स की भी फॉर्मेशन होती है। गॉट इट? फिर हमारा क्या है, लाइजोजम्स। अब गोल्गी बॉडी ने ही लाइजोजम्स की फॉर्मेशन करवाया, तो इसके जस्ट बाद हम लोग लाइजोजम्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है,
Lysosomes are a membrane-bound cell organism is responsible for the intracellular digestion in the eukaryotic cells. सिंगल मेम्ब्रेन, कैसा मेम्ब्रेन होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियम में कैसा होता है? तो डबल होता है। लाइजोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर है? तो सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेगा, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितना भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लास 7 से ही हम लोग ये मतलब पढ़ते हुए आए हैं कि लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि क्यों इसे हम लोग सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। अब भी बस इतना ही हमें जानना है कि लाइजोसोम्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहेगा, सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। और सेल्स के अंदर जितना भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, डाइजेशन मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में ब्रेक करना, तो वो कौन कर रहा होता है? किसके मतलब किसके हेल्प से होता है? तो लाइजोसोम्स के हेल्प से होता है। जैसे कि एमीबा के केस में यूनिसेलुलर होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है ना एमीबा। ठीक है, जैसे वो अपना फूड एनगल्फ करता है तो अंदर जाके फूड वैक्यूल्स बनाता है ना, और हमें पता है कि फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन हो जाती है। तो डाइजेशन कैसे होती है? लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स ही फूड वैक्यूल्स के फूड्स को डाइजेस्ट करता है। गॉट इट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लिपेज को डाइजेस्ट करने के लिए लिपेज को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए भी, अलग अलग जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स जाता है वो सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इसके पास रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा। अब ये मिलता कहाँ है? तो The lysosomes particularly occurs in animal cells and certain plant cell. ये हमें एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी मिलेगा और फंगी में भी मिलेगा और एनिमल सेल्स में भी मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल्स के कुछ ही प्लांट सेल में मिलेगा, सारे प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कि सर्टेन प्लांट सेल। ठीक है, मतलब कुछ प्लांट सेल में। ये लाइजोसोम हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो एनिमल सेल्स में मिलता है, प्रोटोजोआ में मिलता है, फंगी में मिलता है और कुछ प्लांट सेल्स में मिलता है। ठीक है, यही इसका ऑक्यूरेंस है, यहीं पे ये पाया जाता है। फिर प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर आरबीसी लैक्स लाइजोसोम्स, और जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड है तो ऑफकोर्स उसमें एब्सेंट रहेगा। उसके साथ साथ ये अगर मैमेलियन के केस में देखा जाए तो हमारे भी आरबीसी में ये लाइजोसोम्स नहीं मिलता। आरबीसी क्या है? एक सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर सारा सेल ऑर्गेनेलिज होना चाहिए, लाइजोसोम्स भी होना चाहिए, लेकिन मैच्योर ये आरबीसी में लाइजोसोम्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मैच्योर आरबीसी में लाइजोसोम्स एब्सेंट होता है। गॉट इट? फिर लाइजोसोम्स आर टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ साइटोप्लाज्म। लाइजोसोम्स के स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, और छोटा छोटा स्फेरिकल होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? तो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है और टाइनी होता है, मतलब छोटा छोटा होता है। ठीक है, फिर ईच लाइजोसोम्स इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट ऑफ लिपोप्रोटीन, और हमें ये पता है कि लाइजोसोम्स भी हमारा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, और उसका मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है? तो उसका मेम्ब्रेन हमारा लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लाइजोसोम्स के बारे में क्या देखा कि लाइजोसोम्स है वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, और उसका मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो सारे एनिमल सेल में, प्रोटोजोआ में, फंगी में और कुछ हमारे प्लांट सेल में। सारे प्लांट सेल में नहीं मिलता है। और एब्सेंट कहाँ कहाँ पे होता है? तो प्रोकैरियोट्स में होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। प्लस अगर हम लोग अपने मैच्योर आरबीसी में भी देखें तो ये चीज़ एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये सेल्स में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा है। ठीक है, और ये भी देखा है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जितना भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेल्स के अंदर जो भी डाइजेशन होती है वो सब लाइजोसोम्स की वजह से ही होता है। ठीक है,
अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लाइसोसोम्स ऐसे ही दिखता है, देख लो यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है सब इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देता है, लिपिड को भी कर देता है, स्टार्च को भी कर देता है, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं सबको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैपेबल होता है, जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। यहाँ से थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है। जैसे कि देखो, एक तो इसका काम है, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रही हूँ सुसाइडल बैग। एक तो इसका काम है कि भाई जितने भी ओल्ड सेल ऑर्गेनिज्म हो गए हैं जो अपना काम करना बंद कर दे रहे हैं तो उसको ये लोग डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो तो हमारे लिए एडवांटेज ही है, ठीक है। या फिर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया कोई सेल ऑर्गेनिज्म में जो कि बाद में जाके और फैला देगा तो उसको ये लोग अपना डाइजेस्ट कर ले रहा है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। अच्छा है लाइसोसोम हमारे सेल्स के अंदर है कि कुछ भी अगर कोई भी ख़राब चीज़ हमारे सेल के अंदर एंटर कर गया तो इसे ये डाइजेस्ट कर दिया। कोई भी हार्मफुल चीज़ जो सेल के अंदर है उसे डाइजेस्ट कर देगा तो हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये फट जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग, और खुद जो सेल होता है उसी को ये डाइजेस्ट कर देता है। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आया ना, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो ये चीज़ बोल रहा है कि इसके पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो लगभग सारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देता है। इस वजह से कभी कभी ये सेल खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोल देते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या है, डाइजेशन ऑफ अ यूजफुल मटेरियल। जैसे कि फूड वैक्यूल्स के अंदर यूजफुल चीज़ होता है ना, जैसे अमीबा अपना खाना लिया फूड वैक्यूल बनाता है ना, तो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होती है तो यूजफुल की डाइजेशन हो रही है, तो उस डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। इस वजह से इसका एक फंक्शन हमारा क्या होता है, डाइजेशन ऑफ अ यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी हार्मफुल मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो उसे भी ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और अनवांटेड, और ज़रूरी नहीं है कि सारा मटेरियल्स जो सेल के अंदर गया वो हार्मफुल ही, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं होती, ना वो हमारे लिए हार्मफुल होता है ना वो हमारे लिए यूजफुल होता है, मतलब अनवांटेड होता है जिसे हमें ज़रूरत नहीं है। तो अनवांटेड चीज़ को डाइजेस्ट करता है और हार्मफुल चीज़ को भी डाइजेस्ट करता है और यूजफुल चीज़ को भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है। यूजफुल को कैसे करेगा, फूड वैक्यूल के हेल्प से, और अनवांटेड को और ये हार्मफुल को कैसे करेगा, कोई भी चीज़ जो हमारे सेल्स में चला जाएगा जिसे हमें ज़रूरत नहीं है या जिसके वजह से हमें कोई नुकसान हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और किसी किसी केस में ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो इस वजह से इसे हम लोग सुसाइडल बैग कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो ज़्यादा नहीं, बस 2 सेल ऑर्गेनिज, एक गोल्गी बॉडी और एक क्या, लाइसोसोम्स, ठीक है। और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, तो गोल्गी बॉडी ही करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसके पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सब सिंगल थे, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली permeable टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो फ्रीली permeable होता है, किसके लिए, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स और आयंस है वो फ्रीली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ठीक है। समझ आया ना ये बात। और द इनर मेम्ब्रेन इज स्लेक्टिव permeable एंड इट्स thrown into a numerous fold to increase the surface area for respiration।
फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गया। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो हमारा कैसा होता है, सिलेक्टिव परमेएबल। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, मीडियम साइज के आयंस और मॉलिक्यूल्स को एकदम फ्रीली अपने अंदर से आने दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो इनर वाला मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमेएबल है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ को ही वो अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन देखना यहाँ पे ऐसा फोल्ड टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। वो किस लिए करता है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रेस्पिरेशन के लिए, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यही चीज़ ये फिगर में दिखेगा। जैसे देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हमारा ठीक ठाक है, लेकिन जो ये इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे कर दिया ना, फोल्ड हो गया ना, हाँ। तो ये क्यों फोल्ड होता है इनर मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन से राइज कर रहा है कि जो फोल्डिंग हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखता है वो आउटर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है या इनर मेम्ब्रेन का, तो इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है। दीज फोल्ड्स, ये फोल्ड्स है, फोल्ड्स लिखा है, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, और हर एक फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। फिर इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। जितने भी सेल ऑर्गेनिज के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, किसी के पास अपना डीएनए नहीं होता, सबके पास जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसी से सब लोग अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनिज है जिसके पास अपना डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। एंड साइट ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि रेस्पिरेशन लंग्स तक खत्म हो जाता है, तो लंग्स तक थोड़ी खत्म होता है, वो सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। तो ऑक्सीजन भी लंग्स से ब्लड में मिक्स होता है और सेल्स के अंदर जाता है, तब जाके वो ग्लूकोज से रिएक्ट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, सेल्स के अंदर ही हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि एनर्जी की और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो वो चीज़ जो सेल के अंदर ग्लूकोज से एनर्जी निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है, वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ साइट ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म वैरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी ऑर्गेनिज्म में 1 होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में 1 होगा, तो किसी में 20 होगा, किसी में कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, ठीक है। और फंक्शन क्या था कि सेलुलर रेस्पिरेशन का ये साइट होता है। और सेकेंड फंक्शन इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, तो साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन, यानी एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन, जिसके वजह से हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे होते हैं। हम लोग सर्वाइव भी करते हैं तो उसी एनर्जी की वजह से सर्वाइव करते हैं। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ना रहे तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। जैसे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है उसे हम लोग बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहीं से निकल रहा है। तो एनर्जी का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे हमारा एनर्जी स्टोर होके रहता है, और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, अपना कोई भी काम कर पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। सेल्स का क्या बोलते हैं, पावर हाउस, बिकॉज एनर्जी इज स्टोर हियर एंड इट्स नंबर वैरी फ्रॉम सेल टू सेल, ये तो पहले ही बता दिया। पावर हाउस क्यों बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी यहीं पे स्टोर हुआ और उसी एनर्जी की बदौलत हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनिज्म है, तो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक आउटर है, एक इनर है, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड की वजह से वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स बनता है जो कि क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है और यहीं पे हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के से रिएक्ट करता है और एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है, और उसी एटीपी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। इस वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल्स का पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है।
और एक चीज़, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन से राइज कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनर मेम्ब्रेन स्पेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, देन इट इज अ स्पेस बिटवीन अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ आया ना सबको, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ मेम्ब्रेन है, ठीक है। लाइसोसोम्स का मेम्ब्रेन कैसा है? लिपोप्रोटीन, ठीक है। और किसी को? बस 5 मिनट है, जल्दी जल्दी पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर मैं पूछूं? हाँ, सत्यम कम या सॉरी सुंदरम कम या, कंफ्यूज रहते तुम्हारे नाम में। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? यहाँ पे आओ। अनवांटेड मटेरियल्स के लिए सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम्स का काम होता है कि किसी भी चीज़ की डाइजेशन करवाता है, चाहे वो अनवांटेड, हार्मफुल और यूजफुल का, कभी कभी तो यूजफुल का भी, ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है, सेल्स को भी डाइजेस्ट करवा लेता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। बैठो। राजदीप को मैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? हाँ, अभी ना मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन में क्या होता है? एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं इस अर्थ पे। ओके, बहुत ही। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, किसी को भी डाउट नहीं है? यू कम या। कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज्म है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। कौन सा सेल और हाँ क्या होते है? बोलो। हाँ, यहाँ पे आओ, कैमरा के सामने आओ। हाँ, और क्वाइट। कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज्म है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता? अब भी मैंने बताया ना, ध्यान कहाँ था? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। सो बैठो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।